हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 दिसंबर 2024 को लेकर दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है चीन द्वारा सियांग नदी या आप उसको यारलुंग नदी जो चीन में बोला जाता है तिब्बत में, उस पर दुनिया का सबसे विशाल बांध बनाने की योजना है और उसका कहीं ना कहीं उसके जवाब के रूप में भारत क्या कार्रवाई कर रहा है उसको हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि चीन द्वारा जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया जा रहा है उसे भारतीय सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में या भारतीय अधिकारी उसे एक वाटर बम के रूप में समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पूरे मुद्दे को समझेंगे कि भारत ने क्या कार्रवाई की है। दूसरा है, जैसे कि आपको पता है कि परसों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो गया है, देहावसान हुआ है। कल मैंने उन पर उनकी जीवनी के बारे में बताया था। आज के समाचार पत्रों में खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस में हो या टाइम्स ऑफ इंडिया में हो या बिजनेस स्टैंडर्ड में हो, मनमोहनॉमिक्स के बारे में बात किया गया है। मनमोहन सिंह एक टेक्नोक्रेट थे, वो उनका पूरा जीवन देखा जाए तो अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, और उनके जीवन की जो कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं उसमें वो जब वित्त मंत्री के रूप में थे तो वो माना जाता है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही है। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स में उनके क्या अप्रोच रहे हैं, जैसे मनमोहनॉमिक्स या उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस दौर में वो थे वह एक कह सकते हो कि स्ट्रीम सोशलिज्म वाली जो विचारधारा भारत के संदर्भ में थी उसमें भी वो वित्त मंत्रालय में एक प्रमुख भूमिका में थे और वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का काम किया। तो ऐसे में पूरा समझेंगे क्या कहते हैं और उन्हीं के शब्दों में समझने की उन्होंने उन विषयों पर उनके अपने क्या बात है, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस में जो बातें हैं उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चीन का बांध है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है, वहाँ पे यारलुंग नाम जो बोला जाता है उसको, और फिर वो यहाँ से आती है रामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम सियांग हो जाता है, फिर बाद में दिबांग हो जाता है, फिर बाद में ब्रह्मपुत्र होके जो है जब उसमें और लोहित आदि नदियाँ मिल जाती हैं तो नाम उसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर वो बांग्लादेश में मेघना होते हुए गंगा में मिलके जो है जमुना में मिलके फिर वो सागर में विलीन हो जाती हैं। इस समय एक अभी न्यूज़ आया था कि चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में अपने तिब्बत में भारत सीमा से मात्र 25 से 50 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 50 किलोमीटर कह रहे हैं, वहाँ पे दुनिया का सबसे विशाल बांध बनाया जा रहा है और इसके लिए चीन सरकार द्वारा 137 अरब डॉलर का योजना यानी राशि उस पर खर्च होने की उम्मीद है। और इसके पहले जो दुनिया का सबसे विशाल डैम है वो भी चीन में ही बना है, थ्री गॉर्ज डैम, उससे 3 गुना ज़्यादा क्षमता वाला जो है ये बांध बनेगा और निश्चित रूप से इसका भारत को लेकर काफ़ी प्रभाव है। भारत इसको लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से हमारे चीन के रिश्ते हैं वो चीन इसको स्ट्रेटेजिक रूप से भी इस बांध का इस्तेमाल कर सकता है भारत में सूखा लाने में या बहुत विकट परिस्थिति में पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ के रूप में डुबोने में। हालांकि चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि इसको लेकर हमने पूरी बातें की है, पूरा ध्यान रखा है और ये अपने विकास के लिए और ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए योजना है। फिर भी हम उस पूरे मुद्दे को समझेंगे और ऐसा नहीं है कि भारत इस चुनौती को लेकर अनजान है या उसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, उसके द्वारा इसको रोकने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उसको लेकर भी कुछ चुनौतियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, हम उसको भी पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चीन भारतीय सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को इसने मंजूरी दे दी है और इस जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है यह भारत और बांग्लादेश सहित निचले देश के जल प्रवाह और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों को लेकर भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। और जो बातें आ रही है कि इस परियोजना में कुल निवेश 137 अरब डॉलर, अगर इसको आप रुपए में करेंगे तो लगभग 10 लाख 11 लाख हज़ार करोड़ रुपए होगा। यानी इस बजट में भारत ने अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जितना पूरी राशि की है लगभग उतनी राशि इस अकेले परियोजना पर खर्च किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा और इस राशि के आधार पर दुनिया का में कोई भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना इस लेवल की नहीं है। और खुद चीन का जो थ्री गॉर्जेस डैम शामिल है वो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, उससे लगभग 3 गुना क्षमता का ये डैम यहाँ पे बनाने की चीन की योजना है। अगर हम देखें
तो चीन की ब्रह्मपुत्र पर बांध भारत के लिए ये वाटर बम क्यों कहा जाता है? तो पहले हम ज़रा इसको समझे कि इसके ज़रिए भारत को चिंता ये है कि इसके ज़रिए चीन नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार रख लेता है, बल्कि इसके विशाल आकार और पैमाने के कारण संभावित शत्रुता के दौरान बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने से सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि चीन ने ऐसा नहीं किया था, चीन ऐसा पूर्व में भी संकेत दे चुका है। हमारी चीन के बीच सीमा पार नदियों को लेकर एक दूसरे, खासतौर से ब्रह्मपुत्र को लेकर, सतलुज को लेकर एक दूसरे को डेटा साझा करने का एक सम्मेलन, एक व्यवस्था है 2006 से। लेकिन जब डोकलाम विवाद हुआ, डोकलाम तो वहाँ पे है आपका 2017 में भूटान के ट्राई जंक्शन पे, जब वहाँ विवाद हुआ तो चीन ने एक तरफा रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से पानी से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने से मना कर दिया, यानी तब से वो साझा नहीं कर रहा था। और ऐसे में ये देखा जाए तो 2006 की जो हमारी और उसके बीच की विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र है वो उसका उल्लंघन कर रहा था। हालांकि जो अभी दिसंबर में 23 दिसंबर को विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता, जिसमें भारत के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री की वार्ता हुई थी, उसमें ये भी तय हुआ था, चीन ने खुद ही कहा था कि सीमा पार नदियों के जल के प्रवाह की सूचनाएं भी दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये स्थिति है, लेकिन जैसे डोकलाम के बाद चीन ने कर दिया था, आगे नहीं करेगा, ये इसको आप लेकर कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि भारत इसको लेकर चिंतित नहीं है, और इसे तो कई लोग वाटर बम के रूप में कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल वो ज़रूरत पड़ने पे अथाह मात्रा में पानी छोड़कर भारत के नॉर्थ ईस्ट को डुबा सकता है, या अगर नहीं होगा तो वो सूखा आदि तो बढ़ा ही सकता है, जो कि ज़्यादा आसान है क्योंकि पानी को वो रोकने में सक्षम हो जाएगा। तो अब भारत इसको लेकर क्या कर रहा है? भारत का इसका जवाब है अपर सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो वो जो योजना है, सियांग नदी जो है, ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सियांग कहते हैं, तो उसके ऊपरी हिस्से में जो है भारत कई सारे 2-3 बांध मिला के देखिए, ये देखिए, ये हमारी एलएसी है और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है नामचा पर्वत के पास, ऐसे इधर से आती है और यहाँ से मुड़ जाती है, और यहाँ से सियांग रिवर के नाम पे, ये इसे सियांग कहते हैं, वहाँ पे यारलुंग नदी बोलते हैं, जो है सांगपो या यारलुंग बोलते हैं तिब्बत में, यहाँ पे सियांग बोलते हैं। और ऐसे फिर ये होते हुए यहाँ से लोहित और दिबांग नदियाँ भी मिल जाती है, फिर ये ब्रह्मपुत्र होके आगे नीचे चला जाता है। तो यहीं सियांग नदी पर यहाँ पे 3 बड़े बड़े, मतलब 2-3 बांध ऐसे बनाए जा रहे हैं काफ़ी बड़ी क्षमता पे। तो देखिए, अपर सियांग परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी पर है, और ये 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कितना? 11,000 मेगावाट की। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो, उसके बारे में सारी चीज़ें हैं, और उसमें पढ़ लीजिएगा कि ये तिब्बत से निकलती है 1000 किलोमीटर बेंड होके आगे बढ़ के फिर बेंड हो जाती है नामचा बरवा से, वो सब ठीक है। 2017 से पहले, 2017 में जो पहले से एक योजनाएं थी 1500 मेगावाट की, 3750 मेगावाट की, यानी देखा जाए तो 92 मेगावाट की थी। इन्हीं को एक साथ मिला के एक बड़ी 11,000 मेगावाट की एकल बहुउद्देशीय परियोजना अपंग सियांग परियोजना के नाम से इसने बना दिया है। और राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम इसके लिए जो बांध बनाएगा वो 300 मीटर ऊंचा बांध होगा, और पूरा होने पर उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा अपर सियांग के लिए, जो 300 मीटर ऊंचा बांध हमने बनाएंगे। ठीक है, और क्या है? प्राधिकरण ने 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सियांग नदी बेसिन में 29 जल विद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट से क्षमता वाली चल रही हैं, और बाकी जो इनकी संयुक्त स्थापित क्षमता होगी वो 28,326 मेगावाट है, यानी 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं जो 28,326 मेगावाट की है। उसमें से अकेले ये अपर सियांग परियोजना ही 11,000 मेगावाट की है, यानी 60,000 लगभग क्षमता है। और इसके जल विद्युत क्षमता से कहीं अधिक इसका उपयोग है कि इसके बांध को सांपो पर, जो यानी जो तिब्बत में, यानी ब्रह्मपुत्र में जो तिब्बत पे बांध बनाया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए ये रखा जा रहा है। कैसे मुकाबला करेगा, क्यों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो यारलुंग या सांगपो या ब्रह्मपुत्र, हम ब्रह्मपुत्र ही माने कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पे जो चीन बांध बना रहा है उसकी क्षमता 60 से 70,000 मेगावाट की है, और उसके लिए वो 1000 किलोमीटर नहर का निर्माण करके पानी को डाइवर्ट करके जो है दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ ले जाएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ वो डाइवर्स करके ले जाने की उसकी योजना है। इसके बाद जो डैम बनेगा वो दुनिया में सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन हो जाएगा, और यांगसी नदी के 3 गाज डैम का भी लगभग वो 3 गुना होगा।
तो भारत अपने यहाँ पे अरुणाचल और असम में दोनों लोगों की रोजमर्रा की पानी की जरूरतों को या उस पर कहीं ना कहीं और लीन सीजन में सूखा न पड़े इसको लेकर चिंतित है। और इसके लेकर चिंतित है तो ये क्या कर रहा है कि हमने एक परियोजना की बड़े बड़े जलाशय भंडारण बनाई है इस बांध के रूप में, जो नदी को कम वर्षा वाले मौसम के दौरान जीवित रखेगा। यानी कि अब चीन अगर मान लिया पानी रोक भी देगा, जब पानी रहेगा तो बारिश के समय में हम बड़े जलाशयों में पानी इकट्ठा कर लेंगे, ढेर सारा पानी, तकरीबन 9 अरब घन क्यूबिक मीटर पानी हम स्टोर कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जब वो चीन पानी रोकेगा तब हम उस पानी से नदी की प्रवाह को चालू रखेंगे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जिंदा रख सकते हैं। और अगर कहीं किसी ऐसी स्थिति में कि वो एकाएक पानी छोड़ा जाए तो ये कई सारे जो बांध हैं, ये बांध उस पानी को रोककर लोगों के बड़ी भयंकर बाढ़ आने से रोक सके। तो हम इससे उस नदी में चीन के जो डैम बन रहा है उसके जरिए हम उसके बाढ़ और सूखे दोनों से अपने लोगों को बचाने के लिए ये अपर सियांग जो है प्रोजेक्ट को हम संचालित कर रहे हैं। लेकिन इस परियोजना से जुड़े सामाजिक सरोकार भी हैं निश्चित रूप से। हिमालयन इकोसिस्टम है, वहाँ पे ज्योग्राफिकल चीज़ें तो जो है वो है। कई सारी जनजातियाँ रहती हैं, उसमें से एक जनजाति है आदि जनजाति, जिसके 300 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो जाएंगे। और इसको लेकर वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, बातचीत भी, लोग विरोध तो कर ही रहे हैं। और उनका जायज़ बात है कि उनको लगता है कि उनके गांव डूब जाएंगे, तो उनका विरोध करना जायज़ सी बात है। पारिस्थितिकी तंत्र वालों का भी विरोध करना जायज़ सी बात है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि क्या भारत अगर ये बांध बना रहा है इसलिए चीन बना रहा है? नहीं, चीन तो बांध बना रहा है और वो बनाएगा। हम उसके स्ट्रेटेजिक नुकसान के प्रति हम अपने लोगों को बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि चीन बांध बनाने से नहीं रोकेगा। चीन के द्वारा जब उस बांध बना के पानी सुखा दिया जाएगा या ब्रह्मपुत्र नदी को सुखा दिया जाएगा, तब क्या उन आदिवासियों का जीवन वहाँ पर बचा रहेगा? या भयंकर बाढ़, जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी गए थे उन लोगों को मनाने के लिए, वो कह रहे तिब्बत में ऐसा बांध आदि समुदाय के लिए वास्तविक अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो अभी नदी है आप आसानी से पैदल पार कर सकते हो और उसको बचाने के लिए हमें ऐसा करना है कि ताकि नदी ये जिंदा रहे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एग्जेक्रेट करके सरकार द्वारा उनको समझाने, वहाँ के आदिवासी लोगों को लगता है कि सरकार ये हमको जानबूझ के ज़्यादा बता रही है वाटर बम या ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम आप जानते हैं कि चीन की नीतियां क्या रही हैं और चीन मानने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि हम चीन से हर अच्छे बुरे कर जो उसकी बुरे से बुरे उसके लेकर हम उसे तैयारी करें। नहीं, हिंदी चीनी भाई करते करते वो हम पे हमला कर देगा और हम एक बार जला मुंह फूंक चुके हैं, तो जला दूध से मुंह जो है हमारा जल चुका है, इसलिए हमें अब हर कदम पे फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा। और यही बात वहाँ के सरकारी अधिकारी और मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ के लोगों को समझाया जा रहा है, जो कि वास्तव में उनको समझाया जाने की भी ज़रूरत है। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, भारत, इनके बारे में कहा जाता है कि भारत के कुछ बहुत कम समझे जाने वाले जो विद्वान लोगों में से इनका भी शामिल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि विद्वान व्यक्ति जब राजनीति में आ जाता है तो हम उसके राजनीतिक पहलू पर ही ज़्यादा चर्चा करते हैं, विद्वता के बारे में उतनी बातें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति को कालिक की कोठली में कहा जाता है, आप कैसे भी जाएं थोड़ी बहुत तो कालिक लगी जाती है। खैर, इनके ऊपर तमाम तरह की बातें आक्षेप भी लगी और कई सारी चीज़ लगी, लेकिन इनके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन पे कोई आक्षेप नहीं लगा, ये तो आप उनको कह सकते हैं। हाँ, बाकी इनकी सरकार को लेके, इनके अन्य पहलू को लेकर जो भी बातें कही जाए वो अलग है। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये एक टेक्नोक्रेट थे और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनकी काफ़ी विद्वतापूर्ण इनको माना जाता था और इनके इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों को मनमोहनॉमिक्स कहा जाता था, कि मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन नाम था उनकी इकोनॉमिक्स। जैसे नरेंद्र मोदी का नमो इकोनॉमिक्स बोला जाता है या संजो आबे का आबेनॉमिक्स बोलता है, यानी इन लोगों की अपनी क्या इकोनॉमी रही है अर्थव्यवस्था को लेके। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 1971 से भारतीय अर्थतंत्र से किसी न किसी से बेहतर तरीके से जुड़े रहे, डिसीजन मेकिंग बॉडी से लेकर जुड़े रहे, और 1996 तक तो ये वित्त मंत्री रहे हैं। 8 साल के बाद पुनः ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जब 10 साल तक इनका कॉल रहा है। तो इस दौरान खासतौर से 71 से लेकर 91 का जो दौर है ना, वो बिल्कुल एक तरफ से बहुत सख्त होती जो है मतलब सोशलिस्टिक वाली जो विचारधारा सख्त होती जा रही थी। इंदिरा गांधी जी के प्रभाव स्वरूप जो है, जो जवाहरलाल नेहरू समय के से प्लानिंग वाली चल रही थी, साथ ही साथ इनके समय में आते आते
अर्थव्यवस्था को खुद इनको सम्मान श्रेय दिया जाता है कि इनके द्वारा खोली गई है। तो ऐसे में हम समझेंगे जो इन पर प्रश्न उठाया गया है कि इनको लेकर विभिन्न विरोधी विचारों को लेकर इनके क्या मत रहे हैं, और इनके खुद के इनके लेख से, इनके अपने खुद के कोटेशन को, इनकी एक भाषणों की है, उसी में से जो है इंडियन एक्सप्रेस ने ये प्रकाशित किया है। तो देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कम समझे गए सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक हैं। इन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज से प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में ट्राइपोज पास किया था। 62 में डीफिल की यानी पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। 1969 से 1971 के बीच में ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने पढ़ाया था, और इसके बाद इन्होंने भारत में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई थी अर्थशास्त्र को लेकर 71 से लेकर 91 तक। और 91 में तो वो वित्त मंत्री के रूप में भारत को एक केंद्रीय रूप से नियोजित, अत्यधिक विनियमित और बड़े पैमाने पर बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था और उदारीकृत बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उसको कहते हैं। 2004 से 2014 का जो दौर है वो अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो एक अच्छा खासा 10 साल का दौर है। उसमें काफ़ी ग्रोथ रेट रहा, लगभग 8% का ग्रोथ रेट रहा, जो उतने 10 सालों तक अभी तक तो किसी का नहीं रहा है। इसमें ऐसे में ये इनकी अच्छाइयाँ हैं, तो अंतिम कार्यकाल में, इनके प्रधानमंत्री काल में, इन पर पॉलिसी पैरालिसिस या अनिर्णित या निर्णय या नीति निर्माणी पक्षाघात का भी आरोप लगता है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री काल में इनके जो सहयोगी दल थे वो तो थे ही, कांग्रेस के खुद के अपने इनके जो सहयोगी थे वो भी नीतियों को लेकर अलग अलग धारा पर चलते थे, और जिसे ये रोकने में सक्षम नहीं हो पाए थे। इसीलिए इन पर पॉलिसी पैरालिसिस या नीतिगत पक्षाघात का भी आरोप इन पे लगता है कि इनके दौर में नीतियाँ सही नहीं थी, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है। और उसी के लिए भ्रष्टाचार आदि के तो मामले देख ही सकते हैं कि उसके बाद 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बहुमत से आते हैं, और वो फिर लगातार अभी भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आइए ज़रा सा हम इनको समझें। इनको समझने की जो हमारी कोशिश होगी, यहाँ पे मनमोहनॉमिक्स या मनमोहन जी की जो इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था, आर्थिक विचार रहे, उनसे जो कुछ प्रश्न हैं उन पर उन्हीं के जो इनके वक्तव्य हैं या कोटेशन है, उन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले जैसे कुछ प्रश्न उठते हैं, क्या मनमोहन सिंह वास्तव में मुक्त व्यापार या निर्यात आधारित विकास के वादे के विश्वास करते थे? क्यों? क्योंकि इन्हीं के दौर जब ये वित्त मंत्रालय में सलाहकार थे या वित्त सचिव के रूप में थे या योजना आयोग के सदस्य थे या आरबीआई के गवर्नर थे, तो वो जो या योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, वो उस दौर में आर्थिक नीतियाँ और ज़्यादा सख्त होती जा रही थी, इनकम टैक्स की दरें और ज़्यादा होती जा रही थी। तो ऐसे में इन पर यह है कि एक तरफ तो वो था, दूसरे में जब ये 91 में इकॉनमी में आए तो वित्त मंत्री हुए तो उन्होंने खोलने का रास्ता अपनाया। तो इसमें से क्या सही है कि इसको मानते हैं कि इसको नहीं मानते हैं, कि ये बाजार इकॉनमी के समर्थक हैं या प्लान के, उसको समझेंगे। ये अमीरों पर असमानता के समर्थक हैं या अमीरों पर लूटने या अमीरों को ढेर सारा टैक्स लगा के, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कहते हैं, पीकेडी जैसे लोग कहते हैं, जो न्याय व्यवस्था है कांग्रेस की। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लेकर है कि उनको क्या, उनकी क्या स्थिति होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर उनके ही 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इनके भाषणों का एक संकलन प्रकाशित किया था। उसी से जो लेखक हैं इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने इसको आगे की चीज़ों को बताया है। जैसे नियोजित बनाम बाजार अर्थव्यवस्था पर मत, डॉक्टर सिंह का मत प्लान्ड इकोनॉमी और बाजार इकोनॉमी को लेकर क्या था। तो देखिए, नेहरूवादी आर्थिक नीति स्थापना के हिस्से के रूप में भी डॉक्टर सिंह ने दिखाया कि वे नियोजन प्रक्रिया में अंधविश्वासी नहीं थे, या उनको नहीं मानना, उनका एकदम ये नहीं था कि नहीं नियोजन ही सारी समस्या का जड़ है, और न ही वे सरकार के भ्रष्टाचार के खतरे के प्रति अंधे थे। 1986 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में विट्ठल एन चंद्राकर मेमोरियल व्याख्यान में जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि योजना आर्थिक बीमारियों के लिए रामबाण नहीं है, यह सब संस्थागत व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि एक काफ़ी कुशल और ईमानदार सार्वजनिक प्रशासन की बुनियादी पूर्व शर्त पूरी नहीं होती है तो नियोजन से संसाधन आवंटन या आय वितरण में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यानी इनका कहना है कि सिर्फ प्लान्ड इकोनॉमी से चीज़ें नहीं होगी, अगर सरकारी व्यवस्था या जो जिनको नीतियों को लागू करना है, अगर वो इफिशियंट, ईमानदार नहीं होंगे तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है, समानता नहीं आ सकती है, न ही रिसोर्स का कुशल आवंटन हो सकता है। हालांकि वो कहते थे कि उनके पहले के योजना नीतिकार क्यों योजनाओं को मानते थे, तो कहते थे कि हम तीसरी दुनिया के 9 स्वतंत्र देश थे
और उनके पास सामाजिक ओवरहेड पूंजी के एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के साथ जोखिम और अनिश्चितता को सहन करने की प्रवृत्ति नहीं थी। यानी हमारा समाज एक तरह से ऐसा नहीं था जिसके बहुत सारे लोगों के पास ओवरहेड पूंजी हो जिसका वो इन्वेस्ट कर सके। ऐसे में हो सकता था कि बाजार की ताकतों और निजी उद्यम पर विशेष निर्भरता से पर्याप्त तेजी से प्रगति नहीं हो सके, क्योंकि हमारे पास उतनी पूंजी नहीं थी, एक्सेस पूंजी लोगों के पास नहीं थी। तो इसलिए ये कहते थे कि उस समय जो हमारी समस्या थी, इसलिए हमने उनको प्लान इकोनॉमी को अपनाया। यानी प्लान इकोनॉमी और बाजार व्यवस्था दोनों के सकारात्मक पहलुओं को ये समझते थे और दोनों की कमियों को से भी ये वाकिफ रहते थे। वो कहते थे कि आय और धन के अत्यधिक विषम प्रासंगिक वितरण की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था में बाजार की ताकतों पर अत्यधिक निर्भरता इन असमानताओं को उस सीमा तक बढ़ा सकती है जो व्यापक जनसमूह को अस्वीकार्य हो। तो ऐसे में ये इनका कहना था कि वो मानते हैं कि प्लान इकोनॉमी की कमियां रही हैं, उसकी बहुत सारी कोई रामबाण नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझते थे कि क्यों उनके पहले के पूर्ववर्तियों ने उसे अपनाया। लाइसेंस परमिट राज को लेकर देखिए 83 में मद्रास में वो जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उस समय लेक्चर दिए थे कि वो निजी उद्यम पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक विनियमों को तेजी से कम करने का वो तर्क देते थे। कहते थे मुझे सुधार की कोई उम्मीद नहीं देखते जब तक कि विस्तृत प्रोग्रामिंग और लाइसेंसिंग को देश के लिए महत्व वाले क्षेत्रों और उद्योगों की एक प्रबंधित सूची तक सीमित करने का जानबूझकर प्रयास नहीं किया जाए। और इसी तरह से ये इसको उन्होंने अपने जब 91 की नीति आई तो उन्होंने लाइसेंसिंग परमिट राज को कम करने में उसको अपनाया। असमानता को कम करने के लिए अमीरों को लूटने का मुद्दा, देखिए ये कहते हैं कि अगर भारत में सिर्फ बाजार की ताकतों का रास्ता चुना जाता तो असमानताएं बढ़ने का खतरा है। 1983 में एक व्याख्यान में डॉक्टर सिंह ने कहा कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक अशांति से बचने के लिए अभिजात वर्ग और जन विरोधाभासों को नियंत्रित करने की जरूरत है, न इलिटिस्ट हो न बहुत ज्यादा जन विरोधी। वो कह रहे थे कि असमानता को दूर करने के लिए अमीरों को लूटने की नीतियों को भी अपनाने की सरकारों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो अगर हम बहुत ज्यादा बचा करेंगे तो एक एलिटिस्ट वर्ग हो जाएगा और एक आम लोग होंगे, ये भी हमें इससे भी बचना पड़ेगा। लेकिन कहते थे इसके लिए आप अमीरों को लूटने लगो, यानी इतना ज्यादा उन पर टैक्स लगा दो तो एक तरह से वो लूट ही हो जाती है, 50%, 60%, 70% तक टैक्स लगा दो। तो वो कहते थे कि ये भी ठीक नहीं है। क्यों कहते थे? उनका कहना था कि देखिए, कहते थे खुली राजनीति के ढांचे में काम करने वाली ये अविकसित मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी उद्योग के बीच आपसी विश्वास और भरोसे के रिश्ते को अपनाना मुश्किल होता है। क्यों होता है? देखिए, उद्यमी आमतौर पर छोटे अल्पसंख्यक समूह होते हैं और अक्सर अमीरों को लूटने की नीतियों का चुनावी अपील बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये कहते हैं कि चुनाव में वादा करो कि हम अमीरों से लूट के गरीबों को दे देंगे। इस चुनाव में भी ऐसा हुआ था। ये मनमोहन सिंह 83 में कह रहे हैं कि ऐसा बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और इसे लोगों द्वारा बहुत ज्यादा स्वीकार किया जाता है और लोगों को उसको आसानी से अपील भी हो जाती है और सरकारें चुन भी ली जाती हैं। लेकिन उनका कहना है कि सरकारें अक्सर लोक लुभावन दबावों में शिकार हो जाती हैं और चुनावी अपील के तहत ऐसी नीतियां बनाती हैं कि टैक्स के बड़े दर लगाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? वो कहते थे कि यह उद्यमियों को सट्टेबाजी, अल्पकालिक अधिकतमकरण करने वाले में बदलने के लिए मजबूर करता है और वो रचनात्मक या कोई कंस्ट्रक्टिव उत्पादन करने के बजाय हेर फेर इधर उधर करके ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करो। और वो कहते थे उन्हें करों से बचने के लिए स्विस बैंकों में निवेश के लिए विदेश में धन निकालने के लिए एक मजबूत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि देखिए, एक सोच होती है, आप कोई काम जब करोगे जब आपको कुछ लाभ की उम्मीद होगी। जब आपको लगेगा 100 रुपये कमाओगे, 90 रुपये सरकारी ले लेगी, तो या तो फिर उसी तरह से कमाओगे भी बेईमानी के तरीके और उसको भी इस तरह से बचाने की कोशिश करोगे कि कम से कम कर दिया जाए। और यही बात मनमोहन सिंह जी भी अपनी बातों में कह रहे थे। अंतिम में अगर उनका देखा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लेकर, तो ये कह रहे थे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अकुशलता लाने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप, मूल्य नियंत्रण तथा बीमार और संघर्षरत फर्मों में ट्रेड यूनियन की भूमिका डॉक्टर सिंह की चिंता का विषय था। 1986 में वो कह रहे थे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्वायत्ता और जवाबदेही पर लगभग 2 दशकों से चर्चा चल रही है। जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र की कसम खाते हैं और फिर भी इन उद्यमों को वैध कार्यात्मक स्वायत्ता नहीं देते हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र के सच्चे मित्र नहीं है। उनको कहना था कि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है ना, आप इनको वर्किंग कैपेसिटी, उनकी जो आप उनको काम करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। और जब वो सक्षम नहीं हो पाएंगे तो न वो आपका आम लोगों का भला कर सकते हैं, न ही अपने रोजगार को लेकर। यही बात वो ट्रेड यूनियनों को भी कहते हैं कि अपने सदस्यों की नौकरी की सुरक्षा के लिए अप्रचलित प्रौद्योगिकियों को जारी रखने पर ये जोर देती हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र या उस मामले में रोजगार के हित को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी की विभिन्न विचारों पर वो अपनी बातें रखते थे। हालांकि वो कितना कर पाते थे, कितना नहीं कर पाते थे, इसको तो नहीं, लेकिन हाँ, दुनिया
उनको जो विशेष रूप से मानती है उनके वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोलने की बात की, संभवतः वह उनका सबसे प्रमुख जो है विचार माना जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे अगर कोई आपको प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।